धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे बहुत सारी चीज़ समझ में आई कि लाइफ में समाज में एक अलग विभाजन है। एक वर्ग जो बहुत संपन्न है, एक वर्ग जो रिक्शा चलाता है या मजदूरी करता है या रोड साफ करता है। एक डिवीज़न है। थोड़ा सा कॉलर पकड़ के मुझे बाहर ढकेल दिया और आपका कॉलर पकड़ के लोग आपको बाहर निकाल दिया बिकॉज के सिर्फ इसलिए कि आप रिक्शे वाले थे। हाँ, मतलब वो मुझे बाद में समझ में आया। फिर मैं उस समय तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। उम्र कितनी सी उਦੋਂ मैं उसमें 11 साल का था। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। जब भी मेरे अंदर गलत थॉट आया, रास्ता भटकने का, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग अपने माँ बाप को क्यों नहीं याद करते। इतना आशा, इतनी होप रहती है पेरेंट्स को। कोई बच्चा बिगड़ता है बस इसीलिए बिगड़ता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को ठीक से देखा ही नहीं होता। तुम्हारा बैकग्राउंड प्रॉब्लम है, तुम प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैंने कहा बैकग्राउंड बदलने के लिए क्या करें। तो ये डिबेट उसी टाइम चली रहा, सड़क पर खड़े हो गए। तो उन्होंने बोला कि देखो दो तरीका है, या आप बहुत बिजनेसमैन बन के पैसा कमाओ, या फिर उन्होंने सोचा, अपने ही सोच रहे थे, फिर उन्होंने बताया कि तुम क्या करो आईएएस बन जाओ, तो तुम्हारा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो परिवार में बड़ा ज़्यादा प्यार सी, बट यू वर नेवर ओवर पैम्पर्ड। मैं दुनिया में किसी से भी ज़्यादा इंस्पायर नहीं होता अपने पेरेंट को छोड़कर। पूरा प्रोसेस ही 1.5 साल का था और तैयारी भी अब उसकी 3-4 महीने पहले से करेंगे। तो मैंने भी सोचा कि चलो कोई नहीं, अब एक बार जाएंगे ज़रूर और पूरी कोशिश करेंगे। तो हालांकि उस सेप्टिक हालत में भी मैं दिल्ली आ गया। कई लोग मुझे फ़ोन करके बोलते थे कि तुम्हारे फादर तो इतने परेशान हैं, तुम दिल्ली में जाकर क्या मस्ती कर रहे हो, अयासी कर रहे हो। मैंने 3-4 महीने मेंस की तैयारी की और मैंने एक्सट्रीम हार्ड वर्क किया। इवन लास्ट के 72 आवर्स में मैं पानी भी पीना भूल गया था और मेरे इंटेस्टाइन सट गए थे एंड इट कुडंट बी ओपन फॉर नेक्स्ट 1 ईयर ऑल्सो। इवन आफ्टर सिलेक्शन 1 साल लगा इंटेस्टाइन को ओपन होने में। मैं केवल लिक्विड फूड पर था। बहुत सीवियर कंडीशन हो गई थी, मुझे पता भी नहीं चला। तब मेरे फादर को लगा कि मेरा कुछ अच्छा नौकरी लगा है। उनको तब ये पता नहीं था कि नहीं, मतलब आईएएस आईपीएस उनको ऐसा पता नहीं था। उनके लिए तो जिंदगी में सबसे बड़ा आदमी वो कांस्टेबल था, क्योंकि रिक्शे वाले कांस्टेबल से बहुत प्रॉब्लम। इस पोजीशन ते पहुंच के कोई रिग्रेट ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ? बस मुझे यही था कि मैं अपनी मदर की कोई खास सेवा नहीं कर पाया। शी एक्सपायर्ड बहुत अर्ली एज में। मैं 12-11 साल का था तभी एक्सपायर हो गई थी। गेम चेंजर्स देखने वाले मेरे सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਈਏਐਸ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਗੋਵਿੰਦ ਜੈਸਵਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕੇਵਲ यूपीएससी ਵਿੱਚ 48ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2nd ਰੈਂਕ ਲੈ ਕੇ 2nd ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਸਮਾਨ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੋਵਿੰਦ ਜੀ ਚੇਂਜ ਮੇਕਰਸ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਕਟਿਕ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਗੋਵਿੰਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਹੋ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ? नमस्कार। मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ और बनारस, जैसे आप जानते हैं, कि एक प्राचीन शहर है और
किसी भी सामान्य बच्चे की तरह ही मेरा ज़िंदगी था, बट ये था कि ज़िंदगी ने मुझे बहुत जल्दी बहुत सिखाया, बहुत ज़्यादा सिखाया। मेरे पिताजी वाराणसी कैंट स्टेशन के पास रिक्शा चलाते थे और हम लोगों के लिए वो एक स्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट था। मतलब मेरे लिए लाइफ का शुरुआत रेलवे स्टेशन की जो आवाज़ होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। हम लोग को पूरा एक स्टेशन के पूरे इकोसिस्टम का आइडिया था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे बहुत सारी चीज़ समझ में आई कि लाइफ में समाज में एक अलग विभाजन है। एक वर्ग जो बहुत संपन्न है, एक वर्ग जो रिक्शा चलाता है या मजदूरी करता है या रोड साफ करता है, एक डिवीज़न है। और ये बात मुझे तब समझ में आई कि मैं हमेशा अपने क्लास में टॉपर ही था। मतलब मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ था। तो कुछ अच्छे घरों के बच्चे भी मेरे साथ आते थे और पढ़ते थे और बातचीत भी करते थे। तो मैं एक बार खेलते खेलते अपने एक मित्र के घर में, जो संपन्न फैमिली का ही था, उसके घर चला गया था और मैं वहाँ खेल रहा था। तब उसके फादर आ गए थे और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, खेल रहे हो, किसके साथ खेल रहे हो? तो उन्हें पता कि मेरा दोस्त है। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, फिर मुझसे अचानक पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? तो मैंने बताया कि वो सिटी स्टेशन के पास। तो क्या फिर समझ नहीं पाया कि किसके बच्चे हो? तो मैंने बताया कि नारायण जी का। तो उन्हें नाम भी नहीं पता था क्या करते हैं पिता। तब जब मैंने उन्हें बताया कि रिक्शा चलाते हैं, तब उनको बहुत वो शॉक्ड हो गए थे और उन्होंने मतलब थोड़ा सा कॉलर पकड़ के मुझे बाहर ढकेल दिया। और आपका कॉलर पकड़ के उन्होंने आपको बाहर निकाल दिया बिकॉज के सिर्फ इसलिए कि आप रिक्शे वाले के बेटे। हाँ, मतलब वो मुझे बाद में समझ में आया। फिर उस समय तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। उम्र कितनी सी उदो मैं उसमें 11 साल का था, 11 ईयर्स। तो फिर मैं वहाँ से एक मेंटल शॉक लगा, क्योंकि मैं तो समझता था कि मैं ठीक बच्चा हूँ, अच्छा लड़का हूँ। फिर मैं अपने स्कूल के एक टीचर के पास गया कि सर क्या हुआ ऐसा कि उन्होंने ऐसा किया। वो इंद्रदेव मिश्रा थे, वो यूपीएससी की तैयारी वो भी कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि देखो, समाज में कोई भी संपन्न घर का आदमी तुम्हारे फैमिली का बैकग्राउंड देकर तुम्हें अपने दूर रखना चाहेगा बच्चे। उसको लगेगा तुम्हारे पास भी गलत आदतें हैं। मैंने कहा लेकिन मेरा अपना भी तो कुछ पहचान है, कुछ क्वालिटी है। तो उन्होंने कहा नहीं, समाज में से चलता नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्या मेरे अंदर प्रॉब्लम है? तो वो सोचे इतने छोटे बच्चे से क्या डिबेट करो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बैकग्राउंड प्रॉब्लम है, तुम प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैंने कहा बैकग्राउंड बदलने के लिए क्या करें? तो ये डिबेट उसी टाइम चली रहा, सड़क पर ही खड़े होके। तो उन्होंने बोला कि देखो, दो तरीका है, या आप बहुत बिजनेसमैन बन के पैसा कमाओ, या फिर उन्होंने सोचा, अपने ही सोच रहे थे, फिर उन्होंने बताया कि तुम क्या करो, आईएएस बन जाओ, तो तुम्हारा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। सो उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ चीज कही भी आईएएस बन के ਤੁਹਾਡਾ बैकग्राउंड चेंज होगा। ओके। तो फिर मैंने कहा कि बिजनेस तो कौन करे, क्या करे? उन्होंने कहा आईएएस ही बन जाता हूँ। मैंने बोला पैसा किस में कम लगता है? उन्होंने कहा कि पैसा तो आईएएस में कम लगता है, बट मेहनत ज़्यादा लगती है। मैंने कहा उसकी कोई बात नहीं। उस दिन से मैंने अपनी सारी एनर्जी, सारा दिमाग इसी बात पर रख दिया कि करना है। लोग एग्ज़ाम जब ख़त्म होता था फाइनल ईयर, तो सब बच्चे तैयारी करते थे कि मुझे ये खेलना है, वो खेलना है। मैं 6 महीने पैसे जुटाकर जनरल स्टडी की बुक्स लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन, जो क्लास 4th 5th में हुआ, लाता था और पूरे समर वेकेशन में पढ़ता था। ये मैं लगातार क्लास 5, 6, 7 में चला। फिर मैं जब 6 में गया तो मेरी मदर की भी डेथ हो गई, तो थोड़ा फैमिली अनस्टेबल हो गया था। बट फिर भी मेरी सिस्टर ने फिर पढ़ाई छोड़ दिया, मेरी बड़ी सिस्टर, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति फाइनेंशियल नहीं अच्छी नहीं थी। और मैं उन्होंने कहा कि हम में से कोई पढ़ सकता है तो बेटर है कि तुम पढ़ो, हम लोग तुम्हारे लिए करेंगे। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वो भी काम करने लगी, जैसे माला वाला बिनना या कुछ सिलाई। अच्छा, ताकि घर का जो खर्चा वो चल सके। फिर भी क्लास 9th में जब मैं था तो थोड़ी सिचुएशन ख़राब ज़्यादा थी। तब मैं भी एक शू शॉप में काम करने लगा। 150 रुपये मंथ में मुझे मिलते थे। फिर 6 महीने काम किया तो वहाँ के मकान जो ओनर थे, शॉप ओनर थे, उन्होंने कहा कि अच्छा काम करते तो 300 रुपये मंथ दे देते हैं। एक साल मैंने काम किया। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर ने 10th में मुझे बोला कि अब, मैंने भी बोला दीदी अब तैयारी करना है तो मुझे 10th में अच्छे परसेंटेज लाने होंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू बाद में भी होती है। तो उनको ये नहीं पता मैं किस तैयारी की बात बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है तुम छोड़ दो, मैं और कोई काम करना शुरू कर दूँगी। तो उन्होंने काम करना शुरू किया और मैंने शू शॉप छोड़ दिया जाना। फिर 10th में मैंने किया, लेकिन तब तक मेरी 10th में मेरी बड़ी सिस्टर की भी शादी हो गई। उसके बाद मेरी सेकंड सिस्टर थी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बट ग्रेजुएशन और 10th में मेरे मार्क्स बहुत आए। मैंने नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप भी निकाल लिया था, तो कुछ स्कॉलरशिप भी मिलने लगी थी। लेकिन मेरे फादर को कुछ भी नहीं पता था। उनको लगता था, मुझसे पूछते थे क्या करेगा, तो ज़्यादातर लोग सजेस्ट देते थे कि उस समय ऑटो 35,000 का मिलता था। मुझे रेट अभी भी याद है, क्योंकि एक बार हम लोग शॉप पर गए भी थे।
तो ये था कि भाई 35,000 जुटा लेंगे तो एटलीस्ट वो ऑटो चला सकता है। तो फिर ऑटो की खरीदने की बात होती थी, लेकिन मैंने कभी बताया नहीं था कि मैं क्या नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਗੋविੰਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ मेरे पिता रिक्शे चलाते थे, रिक्शा मैनुअल। चलाते सी, ऑटो मैनुअल। वो होता है जो ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੂਅਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਟੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ क्षमता तो बाहर नहीं सी। थी। हाँ, तो 35,000 का था। उन्होंने कहा कि पैसा 35,000 ऐड करते हैं कि तुम्हारे लिए कम से कम हम रिक्शा चलाते, तुम ऑटो तो खरीद लेना। तो ये बात ओह था। माय गॉड। तो फिर ग्रेजुएशन में मैं आ गया, बट तब उनको मैंने बोला कि मुझे ना तैयारी करनी है। तो उन्होंने किस चीज़ की, क्योंकि उनको ग्रेजुएशन में समझा नहीं पाता था, तो मैंने बोला मैं 15 के बाद, मतलब ग्रेजुएशन को उनको मैं समझाता कि 12 ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ? BHU से किया, अच्छा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। से। हाँ। तो मैंने 12th के बाद बोला 13, 14, 15 3 साल की एक पढ़ाई है। तो उन्होंने कहा इसके बाद, मैंने कहा इसके बाद मुझे एक और पढ़ाई करनी है 2 साल की। कहा ये क्या होती है? मैंने कहा ये मैं करूँगा आपको। तो कहा इसके बाद क्या करें? हम कहा नहीं, अगर उसमें हो जाएगा तो कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी। लेकिन उस दौरान उनकी तबीयत फिर बहुत ख़राब हो गई। फिर जब मैं उनको फिर सेप्टिक हो गया था, फिर चलना मुश्किल हो गया था। ਤੁਹਾਡੇ पिताजी? हाँ, तो उन्होंने फिर रिक्शा चलाना छोड़ दिया और दुकान खोल लिया साइकिल और रिक्शे के रिपेयर का। तो क्योंकि खड़े नहीं हो पाते थे। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी करके तुम्हें जो करना है करो। मतलब मैं इस बात के लिए उनकी बहुत दाद दूंगा कि उन्हें मेरे सपने के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उन्होंने जितना भी उनकी मैक्सिमम समझ थी उसके हिसाब से मुझे सपोर्ट किया। और ये भी कहा कि अगर मुझे समझ नहीं है तो मैं कभी तुम्हें गाइड भी नहीं करूँगा। फिर उनके पास एक छोटा सा, हम लोगों के पास एक ज़मीन था जिसको उन्होंने बेच दिया। वो 40,000 उसमें बेचा था, गांव में साइड में था, तो 40,000 का था। तो वो बेच के उन्होंने कुछ पैसा मुझे दे दिया कि तुम जाओ तैयारी करो, दिल्ली तैयारी करो। दो में पता कुछ भी नहीं था कि मैं क्या सोच रहा हूँ, सिविल सर्विस सोच रहा हूँ। उनको था कि कोई पढ़ाई है 2 साल की, और ये उनको कॉन्फिडेंस था कि 2 साल में हमारी नौकरी मिल जाएगी। और मैं ही चाहता था कि 2 साल का तो प्रोसीजर है और एक ही अटेम्प्ट होता, मतलब 2 साल मतलब एक अटेम्प्ट। हाँ। आप दिसंबर में फॉर्म भरते हैं, फिर अगले साल जून में प्री होता है, फिर अक्टूबर में मेंस होता है, फिर उसके अगले साल इंटरव्यू होता है। तो पूरा प्रोसेस ही 1.5 साल का था और तैयारी भी अब उसकी 3-4 महीने पहले से करेंगे। तो मैंने भी सोचा कि चलो कोई नहीं, अब एक बार जाएंगे ज़रूर और पूरी कोशिश करेंगे। तो हालांकि उस सेप्टिक हालत में भी मैं दिल्ली आ गया। कई लोग मुझे फ़ोन करके बोलते थे कि तुम्हारे फादर तो इतने परेशान हैं, तुम दिल्ली में जाकर क्या मस्ती कर रहे हो, अयासी कर रहे हो। जवाब नहीं दिया। और मैंने बाद में भी लोगों से बोला कि जब भी कोई आप पर ताना कसे ना तो उसको जवाब मत दो, क्योंकि आप जवाब देकर अपनी एनर्जी निकाल रहे हो। उस चीज़ को अपने अंदर रखो, क्योंकि वो आपको बैठने नहीं देगा। दिल्ली में आने के बाद मैं जानता था कि मेरे फादर इतना सपोर्ट मुझे नहीं कर पाएंगे, तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और ट्यूशन पढ़ाकर मैंने अपना खर्च निकाला। कुछ फिर भी वो भेजते थे, फिर भी वो 1000-1500 रुपया करके भेजते थे। तो मैं दिल्ली में आके फिर तुसी किथे रहे गोविंद जी? दिल्ली में आया तो मुझे एक लड़का मिला था गौरव यहाँ पर, उसने मुझे गाइड किया। तो मैं नॉर्थ कैंपस में गया, विजयनगर, जिसकी लोग बहुत जानते हैं, मुखर्जी नगर का पूरा एरिया उसके पास ही है। लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं प्रॉपर रूम ले पाता। तो मैंने मैगज़ाइन लिया था। अच्छा। जो सीढ़ियों पर होता है। अच्छा। जो सीढ़ियों पर रूम बने होते हैं, मैगज़ाइन। तो मेरा जो, हाँ, वो मेरा 4x7 का था वो रूम। ओह माय गॉड। तो मैं उसी में रहता था, क्योंकि वही सबसे ठीक, मतलब मेरे कैपेसिटी मिल पाया था। लेकिन मैं खुश था इसलिए क्योंकि मैं ज़िंदगी में पहली बार एक अकेले रूम में था। वो मुझे बहुत शौक था एक अकेले रूम में रहने का, पढ़ने के लिए। तो मुझे वो 7x4 का रूम मिला था। उसमें मेरा बेड था 6x3 का। Oh my God. तो जो मैं बेड से जब उतरता था तो मैं रूम के बाहर ही रहता था। बट फिर भी मुझे बहुत वो अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे एक रूम मिला था इतना शांत, जिसमें मैं पढ़ सकता था। क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता था वहाँ पढ़ने के लिए आपको पूरी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती थी। वो पूरा बनारसी साड़ी के तारों मशीन थी वो एरिया। ओदी आवाज़, बहुत भयानक आवाज़ होती थी और लाइट बहुत जाता था। तो मैंने उसका शेड्यूल ऐसे बनाया था कि जब सबसे ज़्यादा आवाज़ होती थी दिन में, तो मैं मैथ पढ़ता था, क्योंकि मैथ को आप आवाज़ में पढ़ सकते हो, समझ करने आपको पढ़ सकते हो। जब आवाज़ थोड़ी मीडियम होती थी शाम को, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता था। और रात में जब बिल्कुल आवाज़ बंद हो जाती थी तब मैं हिंदी इंग्लिश पढ़ता था, क्योंकि वो मेमोराइज करना है। अब कोई ये बोलता है कि मुझे ऑप्शन नहीं मिलता, तो मैं देखता हूँ कि अगर आपके अंदर कुछ जज्बा है ना, बिल्कुल, तो आप ऑप्शन खोज लो। मैं ये कभी नहीं सोच पाता था कि भाई आज समय है, अब मेरा मन कर रहा है पढ़ने का कि नहीं पढ़ रहा है। लेकिन समय देखकर मैं बताता था कि मैं इस टाइम, अब देखो आवाज़ बढ़ेगी धीरे धीरे, अब फिजिक्स बंद करो, मैथ ओपन करो। तो लाइफ में आपके पास हमेशा ऐसे सिस्टम रहेंगे। आपको चूज़ करना है कि
आप अपने आप को कहाँ फिट करो। मैं ज़िंदगी भर रो सकता था, ज़िंदगी भर कंप्लेन भी कर सकता था कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं है, लेकिन वो फिर मुझे लगा उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। और इतने बड़े दुनिया में आपकी रोने की बात कोई सुनने वाला है नहीं। ज़िंदगी में कुछ लोगों को छोड़कर, माँ बाप भाई बहन को छोड़कर किसी के सामने भी रोना मेरे हिसाब से मूर्खता होती है। और मैंने ज़िंदगी में जो भी किया इसी कोर फैमिली के इंस्पिरेशन पे किया। ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਾਲਰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਊਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਆਓ, ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀਰਜ ਕਹਿ ਸਕੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਕਹਿ ਸਕੂੰਗੀ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਉੱਚਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ सोसाइटी ਦੇ बनाए गए, ये भेदभाव ਅੱਜ भी है किते ना किते? कम हुआ होगा, है, लेकिन है ज़रूर। है ज़रूर। अगर आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो आपको कितने बच्चे देखते हैं जो कूड़ा उठा रहे हैं। आप अभी सड़कों पर जाएं, कितने बच्चे साइड में आपको दिखेंगे। कम हुआ है, लेकिन ये जो एक हमारे दिमाग पर विभाजन की मानसिकता है, कई लेवल पर आप विभाजन कर देते हैं। पहले कई बार कास्ट बेस पर विभाजन कर देते थे, फिर आप आर्थिक बेस पर विभाजन कर देते हैं। तो हमारी आदत होती है लोगों को ऊपर नीचे बांटने की, लेकिन समाज का जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये जिम्मेदारी है कि इस टाइप के आर्टिफिशियल विभाजन को रोका जाए और किसी भी व्यक्ति को उसके पर्सनल गुड से उसको जज करना चाहिए, न कि उसके पेरेंट्स क्या करते थे, उनके पेरेंट्स का क्या बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड। जिवें ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ, ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਆਈਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟਸ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੱਚਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਈਵਨ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਮਨ ਡੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ही ये चीज़ क्यों हो रही है, कदे दिल में आई ये गल? नहीं, कई बार आता था। देखिए जब मैं दिल्ली आया था ना तो कुछ दिनों बाद मेरा वेट 39 kg था इस हाइट पर, क्योंकि मेरे पास इतना खाने को पैसे ही नहीं होते थे। मैं हाफ टिफ़िन खाता था और चाय के लिए भी पैसा मेरे पास एक टाइम का होता था। कई बार होता 39 kg का, कई सालों से 4-5 सालों से कभी कपड़े भी नहीं थे, तो एकदम हैंगर टाइप की पर्सनालिटी थी कि कपड़ा लटका हुआ है। और क्योंकि वो कहने सही थोड़ी डाइट नहीं ना, जो तो खान पीन नहीं मिलता। तो लेकिन जब आप सामने एक देखते हो कि भाई लोग रह रहे अच्छे ढंग से रह रहे हैं, लोग अच्छे दिख रहे हैं, तो आपके अंदर कॉम्प्लेक्स नेचुरली आएगा। बिल्कुल आएगा, वो आप कभी रोक नहीं पाएंगे। लेकिन आपके पास रास्ता है, या उस फ्रस्ट्रेशन को नेगेटिव बनकर आप गलत रास्ते पर जाएंगे, या आज उन्हीं लोगों को आप एक उदाहरण के तौर पर अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मैंने दूसरा किया, और जब भी मेरे अंदर गलत थॉट आया रास्ता भटकने का, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग अपने माँ बाप को क्यों नहीं याद करते। मतलब मैं दुनिया में किसी से भी ज़्यादा इंस्पायर्ड नहीं होता अपने पेरेंट को छोड़कर, क्योंकि एक एक दिन उनके लिए था कि नहीं मेरा बेटा गया है, वो कुछ आएगा, मतलब वो भले ना बोले, लेकिन उनको एक एक दिन लगता था कि नहीं वो मेरे लिए कुछ कर रहा होगा, अपना पढ़ाई कर रहा होगा। और इतना आशा, इतनी होप रहती है पेरेंट्स को। कोई बच्चा बिगड़ता है बस इसीलिए बिगड़ता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को ठीक से देखा ही नहीं होता। बिल्कुल। अगर आप अपने पेरेंट्स को अगर आप देखें, अगर आप आधे घंटा बैठ के सामने देखें तो आप गलत होने का सारा रास्ता बंद हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप उनको देखते ही नहीं हो।
उनकी इमोशंस, उनके जो होप आपके प्रति वो आप कभी ध्यान ही नहीं देते हो। माँ और बाप इतने, इस रिलेशन को छोड़कर दुनिया में कोई रिलेशन नहीं है जो वन साइडेड चलता है। वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं होता, उसको आपकी जीत में अपनी जीत, उसको आपकी खुशी में अपनी खुशी। तो आपको किसी महापुरुष, किसी भगवान की भी ज़रूरत नहीं है, जितना आपके पेरेंट्स आपको गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। बशर्ते आप उनको प्लीज़ देखो, उनके आँख को भी 5 मिनट में देख लेता था। सो मैं मतलब कभी गलती करने की सोच भी नहीं पाता था। तो ये चीज़ हम मिस कर रहे हैं। यानी कि जो एक ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹੋਣਾ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बाप अपने बच्चे के बारे में क्या सोचता है ना, वो आप उसी दिन समझोगे जिस दिन बाप बनोगे। बाप बन जाओ, बिल्कुल आप समझ ही नहीं सकते कि वो उसका अपने बच्चे के प्रति क्या नज़रिया होता है। एक माँ बाप अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, मुझे भी बाप बनने पर समझ में आया। लेकिन मैं ये था कि मैं बचपन में भी बहुत रिस्पेक्ट करता था। मुझे लगता था कि जो आदमी एक टाइम खाना नहीं खाकर मेरे लिए 1000 रुपया भेज रहा है, जो आदमी अपना पैर, उनके पैर में सेप्टिक हो गया था, इट वॉज कि पैर कटने की नौबत आ गई थी, वो दवा नहीं कर रहे थे मेरे लिए, पढ़ाई के लिए। तो आप इसका 10% भी सैक्रिफाइस समझ सकते हैं कोई करेगा? केवल अपना बाप और अपनी माँ ही कर सकते और कोई नहीं करेगा। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਇਕਲੌਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੋਵਿੰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਰੀਜ਼ਨਸ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ। ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ। ਸੋ ਗੋਵਿੰਦ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ UPSC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 48ਵਾਂ 48th ਰੈਂਕ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਅਟੈਂਪਟ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਥਿਤੀ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ उस चीज़ ਨੂੰ मैं चाहनी है कि तुसी साडे नाल शेयर ज़रूर करो। हाउ वाज इट? जब मैं मेंस परीक्षा दे रहा था ना, प्री के बाद निकलने के बाद 10 अगस्त को प्री का रिजल्ट आया था। 2006 में 6 दी गल है। 2006 में जब प्री हुआ और प्री का रिजल्ट आया 10 अगस्त को, तो मैं जिस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता था ना, उसके फादर का ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में जितने लोग प्री निकालने के बाद बहुत खुश थे, और मुझे 2 दिन तक यही टेंशन था कि दूसरा ट्यूशन कहाँ मिलेगा। सो मैं 2 दिन तक पैसे मेरे लिए तो पहले यहाँ रहने का तो कुछ व्यवस्था हो जाए। तो मैं 2 दिन तक ट्यूशन खोजा। ट्यूशन के बाद मुझे जब मिल गया, देन आई वॉज वेरी हैप्पी। तो लोग बोल रहे थे कि क्या हुआ, तुम दिखे ही नहीं, हम क्या ट्यूशन खोज रहा था। उसके बाद मैंने 3-4 महीने मेंस की तैयारी की और मैंने एक्सट्रीम हार्ड वर्क किया। इवन लास्ट के 72 आवर्स में मैं पानी भी पीना भूल गया था और मेरे इंटेस्टाइन सट गए थे। एंड इट कुडंट बी ओपन फॉर नेक्स्ट 1 ईयर ऑल्सो। इवन आफ्टर सिलेक्शन 1 साल लगा इंटेस्टाइन को ओपन होने में। मैं केवल लिक्विड फूड पर था। बहुत सीवियर कंडीशन हो गई थी, मुझे पता भी नहीं चला। मैं एग्ज़ाम दिए जा रहा हूँ, लगन सी इतना ज़्यादा ऑब्सेशन था कि मुझे लगा था कि यही साल है। और फादर की तबीयत उसमें बहुत ख़राब हो गई थी। मतलब वो रूम से, तब तक मेरे दोनों सिस्टर की शादी हो गई थी, उनके पास कोई नहीं था घर पर देखभाल करने के लिए, खाना बनाने के लिए। किसी न किसी से कुछ मांग के खा लेते थे, कुछ था ही नहीं घर में, कोई था भी नहीं देखभाल के लिए। दोनों सिस्टर जा चुकी थी और उसमें मेरे पर बहुत प्रेशर था कि इस साल सक्सेस लाना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब ही वुड हैव नॉट सर्वाइव। उसी साल उनकी डेथ हो गई होती। और लोग भी बोलते थे कि तुम वहाँ इंजॉय करो, ये करो। लोगों को पता ही नहीं था कि मेरी हालत खुद कितनी ख़राब है। फिर मैं ट्यूशन मेंस एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं अपनी सिस्टर से गया बनारस मिलने, तो मतलब मैं ब्रेकडाउन हो गया था। मतलब उनको पकड़ के मैं इतना रो गया था कि इट वाज अ डिफरेंट टाइम एक्चुअली। मतलब आई वाज कंप्लीटली कोलैप्स इन योर, इट वाज कंप्लीटली कोलैप्स। आई सेड कि अगर मुझे इससे ज़्यादा पढ़ना पड़ा तो आई मे डाई। बहुत ज़्यादा, मतलब फॉर कंटिन्यूअस मैनी डेज मैनी मंथ आई वाज रीडिंग। तो उसके बाद मैं जब वापस आया, फिर भी हिम्मत थी और मैंने कहा कि अब अगले अटैम्प्ट की भी तैयारी करेंगे। रिजल्ट नहीं आया था, मैंने कहा कि लाइफ में निकालना इसको ज़रूर है। इतना सेक्रीफाइस करके, इतने एक्सपेक्टेशन के बाद वापस नहीं जाना है।
मैंने फिर अगले परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दिया। मेंस तो परीक्षा दे दिया था, मैं फिर प्री की तैयारी करने लगा था। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, अगर नहीं निकला तो फिर भी मैंने था कि भाई पेपर मेरे अच्छे हुए थे, लेकिन कहा कि मेरा पता ये था कि हार नहीं मानना है किसी भी हालत में, ये नहीं होना है, कोई उदास या निराश होकर मुझे वापस नहीं जाना है कोई। तो लेकिन जब मेरा मेंस का रिजल्ट आया, मैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गया, तो मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इंटरव्यू देने के लिए मेरे पास तो कपड़े ही नहीं थे। अच्छा। बिकॉज 4 साल से 5 साल से कभी कपड़े लिए नहीं थे। तब मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि शूज़ और टाई तुम दे दो। शूज़ मुझे बहुत ही बकवास का एक्सपेंडिचर लगता था कि एक बार ज़िंदगी में पहनना इंटरव्यू के लिए, फिर तो पहनना नहीं, और 500 रुपया कौन खर्च करेगा। तो टाई और शूज़ उसके लिए किसी तरह पैर उसमें एडजस्ट किया। दो उसकी हाइट कम थी, फिर मैंने किया, लेकिन शर्ट पैंट तो आप किसी की पहन नहीं सकते हैं। तो मैं अपनी सिस्टर को बोला, वहाँ पर भी इतनी हालत ख़राब थी, लेकिन मेरी सिस्टर ने मुझे पैसा दिया। और वो भी पैसा बहुत मुश्किल का था। मुझे बाद में पता चला कि वो भी उसमें प्रेगनेंसी में थी, और उनकी भी मेडिसिन की दवा जो थी वो थी, वो उन्होंने वो पैसा दे दिया। उन्होंने सेकेंड सेमेस्टर का अल्ट्रासाउंड और कुछ कराया ही नहीं था, क्योंकि वो पैसा मुझे दे दिया था मुझे। तो फिर मैं उसको, मुझे ये बात बाद में पता चली आफ्टर द सिलेक्शन, उन्होंने कभी नहीं बताया। बाद में गया तब पता चला, डॉक्टर थर्ड सेमेस्टर में बोले तो इतना रिस्क का काम किए तुम लोग, तो अल्ट्रासाउंड नहीं कराया था। आई वॉज नॉट अवेयर। फिर मैं इंटरव्यू देने चाहिए, और इंटरव्यू अच्छा भी हुआ। इंटरव्यू में मुझे लास्ट क्वेश्चन जो चेयरमैन थे उन्होंने बोला भी था कि इंटरव्यू अच्छा हुआ, और तुम्हारा अगर नहीं होगा तुम्हारी क्या सोच है। सो उसमें 22 साल के एज में क्या ही दिमाग में आता। लेकिन मैंने एक बार बोला कि मैडम, अभी तक जो 22 साल की ज़िंदगी जी है ना, मैंने कभी ये नहीं किया है कि गाड़ी चलाओ और हॉस्पिटल का एड्रेस लेके चलो कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो इस हॉस्पिटल में जाएंगे, ये कभी सोचा ही नहीं। यहाँ तक 22 साल बहुत अच्छे गुजरे हैं, और आपसे बात करके और भी अच्छा लगा है, और मुझे पूरी आशा है कि आपको भी मुझसे बात करके अच्छा ही लगा होगा। और मैं चला आया, एंड देन आई केम बैक, और फिर मैं अपना तैयारी करने लगा। फिर इंटरव्यू जिस दिन 14 मई को हमारा रिजल्ट आया था, आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी जो सेकेंड सिस्टर है गीता दी, वो सेकंड फ्लोर पर रहती थी अपने ससुराल में। वो जब भी उनके पास तो फ़ोन नहीं था, नीचे जो थे लैंडलॉर्ड थे उनके पास फ़ोन था, तो जब भी फ़ोन कोई आया ना, वो दौड़ के आ जाती थी कि आज क्या रिजल्ट आएगा। कुछ उनको पता था कि क्या हुआ। फिर जब मैंने उनको बताया तो देन वो बिल्कुल ब्रेकडाउन कर गया। फिर मेरे इंटरव्यू से 1-2 दिन पहले मेरे फादर रिक्शा बना रहे थे। अच्छा। तो इंटरव्यू के रिजल्ट के 2 दिन पहले रिक्शा बना रहे थे, तो पुलिस वाले से नॉर्मली सड़क से हटाते ही रहते हैं। तो उसने भी आकर डंडे से मारना शुरू किया कि हटो हटो यहाँ से। उनकी तो पैर ही खराब थे, चल नहीं पाते थे। लेकिन उसी स्टेशन पर इंद्रदेव मिश्रा जो मुझे बताए थे उस समय, उन्होंने बताया कि तुमको पता है इनका बेटा IAS की इंटरव्यू दिया है। अच्छा। तो उसको समझ में नहीं आया कि सच में ऐसा है क्या, तो फिर वो चला गया। लेकिन रिजल्ट निकलने के बाद वो मेरे फादर से ज़रूर मिलने आया था। तो तब मेरे फादर को लगा कि मेरा कुछ अच्छा नौकरी लगा है। उनको तब ये पता नहीं था कि नहीं, IAS IPS उनको ऐसा पता नहीं था। उनके लिए तो ज़िंदगी में सबसे बड़ा आदमी वो कांस्टेबल था, क्योंकि रिक्शे वाले कांस्टेबल से बहुत प्रॉब्लम। और तहसीलदार होता है, जो कोई सर्टिफिकेट होता है, रिक्शे का लाइसेंस बनता है, तो उनका वो सबसे ऊपर का वो था। जब उस कांस्टेबल ने आके बोला था, देन ही रियलाइज कि मेरे बेटे का अच्छे जगह नौकरी लग गया है। माय गॉड। तो उसके बाद मैं घर गया, बट देन ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ, ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ बैठे हो। वो सिलेक्शन के बाद जब मैं घर गया ना, वो की स्टोरी है। हाँ, वो हम लोग के, मैं मेरे फादर में बहुत कम बात हो पाती थी, क्योंकि मदर की डेथ के बाद बहुत कम ही डिस्कस हो पाता था। तो वो भी बहुत सीरियस रहते थे, मैं भी चुपचाप रहता था, बहुत काम से काम बात करते थे, जो भी इशू है हल्का फुल्का। लेकिन जब मैं सिलेक्ट होकर गया तब तो लोग बहुत आए थे, मतलब 100-200 लोग हमेशा घर पर रहते थे कि कहाँ है, किसका परिवार का है। तो उन्होंने कहा कि आज हम इसको रिक्शा चलाकर बनारस दिखा देंगे। अच्छा। हम तो पता नहीं कितने साल से हम लोग गए। फिर उन्होंने जितना भी उसी रिक्शा पर माय गॉड मैं बैठा था, और वो मुझे गदोलिया, काशी विश्वनाथ सब ले गए थे, सब घुमाने ले गए थे। मैं हजे भी ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੋविंद जी, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? मैंने आपसे शुरू में कहा ना, मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता था। तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा, मतलब उनका एक दिन का डिसअपॉइंटेड मुझे बहुत दिक्कत करता था। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੋ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ IAS ਹੋਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ IAS ਬਣ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਸੈਟਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੂਰੀ करना चाहना है? रिग्रेट इन द सेंस कि बस मुझे यही था कि मैं अपनी मदर की कोई ख़ास सेवा नहीं कर पाया। शी एक्सपायर्ड बहुत अर्ली एज में, मैं 12-11 साल का था तभी एक्सपायर हो गई थी। अच्छा। और लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी जो मौका दे रही है उसको सही से पूरा करना। और फैमिली का इम्पोर्टेंस पता नहीं कैसे लोग कम कर देते। मुझे ये बात बहुत इरिटेट करती है। ये जो बिगेस्ट एसेट है ना, आपने बोला IAS है, IPS, ये सब चीज़ लाइफ में होता है। आप IAS में आ जाओ, आप बिजनेसमैन बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, ये सब पार्ट है लाइफ के। मैंने IAS भी किया था, अपने फैमिली के लिए किया था। बाद में मुझे लगा कि इसके जरिए मैं कई लोग की लाइफ में बेटर कर सकता हूँ। लेकिन फैमिली का इम्पोर्टेंस ना, वो जो कम होता है ना, उससे आपके अंदर बहुत, आपके अंदर कंटेंट नहीं रहता। यू विल नॉट बी हैप्पी। हो सकता है कि आप IAS बनो, चाहे बिजनेसमैन बनो, कुछ बनो। मेरे फादर रिक्शा ही चलाते थे, लेकिन वो घर आके जो हम लोग साथ खाना खाते थे ना, तो हमारी लाइफ कंटेंटफुल थी। कभी मुझे ये नहीं लगा, मैं इसलिए बोला मुझे कमी ऐसे नहीं दिखती। कमी लोगों ने बाद में जताया कि तुम्हारे अंदर कमी है। मुझे नहीं 11 साल तक किसी कमी का एहसास रहा, कभी नहीं रहा। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੋविंद जी ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬੌਂਡ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੋविंद जी ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੋविंद जी, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਓਵਰ ਪੈਂਪਰਡ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬਟ ਯੂ ਵਰ ਨੈਵਰ ਓਵਰ ਪੈਂਪਰਡ, ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਂਪਰਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ IITs ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, IITs ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਥੋਂ PhD ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ IITs ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? मैं एक बार 16 साल का था ना, तो मेरे दिमाग में एक बात था ये कि लाइफ में कुछ है नहीं, क्या है, कुछ मिला भी कि नहीं। जब दूसरे से वही बात, जब आप निराश तभी तो जब कंपैरिजन आपको कोई करता है। बिल्कुल। तो एक आदमी, मैं तो बनारस से रहने वाला हूँ, वहाँ गंगा के घाट पर ही मैं बैठा हुआ था। मैं ये सोच रहा था कि ज़िंदगी में क्या मिला। आई वॉज 16 ईयर्स ओल्ड। तो मैं एक बगल में एक लेडी थे, मैं उनसे पूछा कि कैसे, मतलब हम लोग आगे लाइफ के बारे में सोचें। तो ये वॉज वेरी नाइस पर्सन। बोला कि तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पास 17 साल पहले क्या था? तो मैंने कहा मैं तो 16 साल का ही हूँ। नहीं तो फिर 17 साल पहले तुम्हारे पास क्या था? मैंने कहा 17 साल पहले तो मैं था ही नहीं। बिल्कुल। तो कहे बेटा, जो तुम थे ही नहीं तब भी दुनिया चल रही थी। बिल्कुल। जब तुम हो तब भी दुनिया चल रही है, जब तुम नहीं रहोगे तब भी दुनिया चलेगी। इस दुनिया में तुम्हारे आने जाने से बस जिन लोगों को फर्क होगा ना, उनके इमोशन का सोचना। बिल्कुल, सो ब्यूटीफुल। तो जो लोग ये बात सोचते हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि मतलब एक फादर बस उसके मदर उसके बस जिंदा रहते हैं, आपको बस उनका। जैसे कई लोग बोले कि IIT में हुआ नहीं हुआ। एक रिक्वेस्ट मेरा सोसाइटी से है कि किसी भी इशू को इतना इम्पोर्टेंस ना Exactly. दो। बच्चे को उसका खुशी को बताना कि भाई तेरा खुश रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। तू क्या बनता है, तू शेफ बनता है, तू बेस्ट करते कारपेंटर बनता है, उसमें हमें, मेरा अपने बेटे से यही रहता है कि बेटा जो काम करना उसमें एक्सेल करने का सोचना,
कि उसमें हार्ड वर्क, मेहनत। अगर वो गधा भी है ना और हार्ड वर्किंग है बिल्कुल तो मेरे लिए उसके मन में सेम रिस्पेक्ट रहेगा। बिल्कुल हार्ड वर्क करना जरूरी है क्योंकि उससे आपके अंदर कई सारी क्वालिटीज अपने आप आती है। एक जो पैरामीटर है कि सब के सब उसी वर्टिकल लाइन में जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एज ए सोसाइटी ये बात हमें छोड़ना पड़ेगा कि अपने बच्चों को कि बगल वाले का 99% है, तुम्हारा 98.5 क्यों है, लोग इसी में कंपैरिजन। छोटा एज बहुत फ्रेजाइल होता है, मेरा भी बहुत फ्रेजाइल था। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो उस टाइम मेरे पर मेंटल टॉर्चर उसका असर नहीं पड़ा, बहुत पड़ा बिल्कुल था। बिल्कुल हाँ। बहुत मेरे को अंदर एंग्जाइटी, बहुत सारे इशू आए थे, लेकिन मेरे सिस्टर ने बहुत सपोर्ट ਉਹ किया। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਾਪਸੀ ਸਾਂਝ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ असर नहीं ਜਿਹਦੇ कर ਕਰਕੇ पाया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ये जो बच्चे सोचते हैं उनको पता ही नहीं कि वो कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। इवन थिंकिंग प्रोसेस ऐसे स्टेप का ही बहुत बड़ी है। मतलब आप एक बार बस अपने पेरेंट्स का सोच लेना, तब नहीं करोगे। आप जिनके बारे में सोच रहे हो ना उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल मैंने कई बच्चों को देखा है वो किसी के बारे में सोचते हैं कि वो हमको छोड़ के चला गया, वो कर गया, उस आदमी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जिस आदमी को फ़र्क पड़ रहा है उसके बारे में सोच कर देखो, तब आप कभी नहीं घटाओगे। ज़िंदगी में इतने सारे चीज़ करने के मेन ऑब्जेक्टिव क्या, खुश रहना लोगों का। अगर हम उसके दिमाग में ये डालना है किस प्रोफेशन में जाता है, क्या काम करता है, मेहनती बनिए, ये क्वालिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं। हार्ड वर्क। हमें ना सोसाइटी में सक्सेस और अचीवमेंट में फ़र्क करना सीखना होगा। सो ट्रू, सो ब्यूटीफुल। अचीवमेंट सबको मिले जरूरी नहीं है, लेकिन सक्सेसफुल हर आदमी हो सकता है। और सक्सेस इस बात में लाई करता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अचीवमेंट ये होता है कि किसी ने हमको रिकॉग्नाइज किया कि नहीं किया। बिल्कुल तो आप बी अ सक्सेसफुल पर्सन, नॉट ए बी अ अचीवमेंटफुल पर्सन। ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ 10-15 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਫੋਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਵਨਸ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਯੁਵਾ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੂਗੀ। ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं यही कहना चाहूँगा कि संघर्ष से कभी मत डरिए, क्योंकि कहते हैं ना कि शांति केवल मुर्दों के पास होती है। जिंदा आदमी हमेशा संघर्ष करता है। संघर्ष निशानी कि आप जिंदा हो। तो मेरे को तो कोई चैलेंज नहीं रहता, तो आई फील बोर्ड एक्चुअली। अब मेरे तो डिपार्टमेंट भी लोग जानते हैं कि आई लाइक चैलेंजेस, लेकिन उसमें आपको आपकी एक्चुअल ताकत पता चलती है। शांति की जिंदगी मतलब मुझे तो नहीं चाहिए। आई जस्ट नीड चैलेंज। और कहते हैं ना चप्पल तभी तक काम करता है जब तक उसमें फ्रिक्शन हो। जिस दिन प्लेन हो जाता है आप सरक जाओगे। तो नेचर भी सिखाती है कि संघर्ष करो। कुदरत आपको सिखाती है कि संघर्ष में ही जिंदगी, एक्चुअली जिंदगी संघर्ष दोनों के पार्ट है। आप इंजॉय करना शुरू करो। कोई चैलेंज दे रहे हैं हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, उससे बेटर करेंगे। सो ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਨਮਿਊਟ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਕਟਿਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ you are not only an inspiration to us, you are an inspiration to millions of the viewers who are watching you. And best wishes ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।